हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के अंतर्गत भारतेंदु युग और उनके मंडल पर संबंधित जो भी डॉक्टर बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन हैं उन पर। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पर डॉक्टर बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथनों पर विचार कर लिया है और उम्मीद है कि आप सभी को सारी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल पर चर्चा करते हैं तो आधुनिक काल का अध्ययन करना चुनौतियों से भरा है, क्योंकि आधुनिक काल विभिन्न युगों का पुंज है और उसकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। यहाँ तक कि कई विधाएं उसमें प्रचलित हो गई हैं। एक तरफ पद्य है तो दूसरी तरफ गद्य है, और गद्य में भी अन्य गद्य विधाएं हैं जो कि आधुनिक काल को जटिल बना देती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम के रूप में शामिल हो जाता है। फिर भी हमने कोशिश किया है कि जो भी डॉक्टर बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन हैं भारतेंदु के बारे में, उनके युग के बारे में और उनके मंडल के बारे में, वो एक जगह आपको कलेक्टिव मिल जाए। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये प्रयास आप सभी को कैसा लग रहा है। चलते हैं सीधे टॉपिक पर। पहला जो पॉइंट है, डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान न आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर न उठती, उसी प्रकार कहा जाता है यदि अंग्रेज न आए होते तो आधुनिक काल न आता, ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत उसे आना ही था। तो ये पहला पॉइंट जो है, आप देख रहे हैं कि इन्होंने भक्ति काल के उदय को जोड़कर आधुनिक काल के उदय को भी देखा है कि एक तरफ कहा जा रहा था कि अगर मुसलमान नहीं आए होते तो भक्ति का उद्भव नहीं हुआ होता, भक्ति आंदोलन की लहर नहीं उठती। ठीक वैसे ही अगर कहा जाए कि अंग्रेज न आए होते तो आधुनिक काल नहीं आता। तो देख रहे हैं कि बच्चन सिंह एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अपनाते हुए खुद एक नया विचार यहाँ पर दे रहे हैं। हो सकता है कि परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए। आगे इन्होंने ग्रियर्सन पर लिखते हुए लिखा है कि ग्रियर्सन खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार करता। ग्रियर्सन का मानस भी तो उपनिवेशवादियों का ही मानस था। अब जानते हैं ग्रियर्सन जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहले काल विभाजन किया था, उनके बारे में ये लिख रहे हैं कि उन्होंने खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं मानी। ग्रियर्सन का मानस, जो उनको संस्कार मिला था, वो भी तो उपनिवेशवादियों का ही था। उसे इतना तो मालूम ही था कि भाषा का आविष्कार नहीं होता, कोई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है। ये सब बच्चन सिंह के कथन हैं। इससे पहले हमने नवजागरण पर विचार किया था। जब आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें भी नवजागरण पर चर्चा की गई है। और भारतेंदु युग में एक तरफ भाषा पर भी विचार किया जा रहा था, हिंदी उर्दू का विवाद चल रहा था। दूसरे तरफ कई विधाओं में रचनाएं लिखी जा रही थीं और खड़ी बोली और ब्रज भाषा को लेकर भी इसमें डिबेट हो रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट है कि लल्लू लाल के प्रेम सागर की भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रजरंजित, शैली पंडिताऊ है। देखिए, कई बार क्या है कि छोटा छोटा वाक्य में ही पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है, और कई बार 2-3 पंक्तियाँ दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि किसकी पंक्तियाँ हैं, किसके कथन हैं। तो यहाँ पर बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि लल्लू लाल के प्रेम सागर की भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। इसके शब्द क्रम अनिश्चित हैं, भाषा ब्रज रंजित है, शैली पंडिताऊ है। सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान पर ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, किंतु सीधे संस्कृत से अनुदित होने के कारण हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। तो एक तरीके से जो फोर्ट विलियम कॉलेज में ये गद्य लेखक काम कर रहे थे, उनके संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज पर भी एक वीडियो लेक्चर इसीलिए पहले अपलोड कर दिया था ताकि आप लोगों को का इस लेक्चर से जुड़ा हो जाए सीधे सीधे। ठीक है, अगला जो कथन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उन्होंने लिखा है कि चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर कालीन मानी जाती है, वस्तुतः यह जाली ग्रंथ है। अब जानते हैं कि चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और यह अकबर कालीन है, मतलब कि रीतिकाल के थे गंग उस समय, बल्कि अकबर कालीन ये रचना मानी जाती है।
ठीक है, उसको इन्होंने कहा जाली ग्रंथ। ठीक वैसे ही जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था और कहकर उसको खारिज कर दिया था, यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने चंद छंद वर्णन की महिमा, कई बार पूछा जाता है कि हिंदी की पहली गद्य रचना कौन सी है, ठीक है, या फिर खड़ी बोली में लिखी जाने वाली रचना कौन सी है, तो चंद छंद वर्णन की महिमा का भी जिक्र उसमें आता है, लेकिन इसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने जाली ग्रंथ मान लिया है। और ये भी बताया कि यह ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। तो जो ग्रंथ खुद दूसरे ग्रंथ को प्रामाणिक करने के लिए लिखा जा रहा है उसको भी इन्होंने जाली मान लिया है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। आगे लिखते हैं कि पर इससे इतना पता तो चलता है कि खड़ी बोली गद्य फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसकी परंपरा पहले से चली आ रही है। एक तरफ वो चंद छंद वर्णन की महिमा की रचना को जाली ग्रंथ मानते हैं, दूसरी तरफ वो फोर्ट विलियम कॉलेज को खड़ी बोली के विकास का मतलब प्रारंभिक बिंदु नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ठीक है जाली ग्रंथ है, लेकिन लिखने की कोशिश किया था गंग कवि ने, तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज ये नहीं कोई कहेगा कि यहीं से शुरुआत हुई है, बल्कि इसकी पहले से परंपरा आ रही है। तो ये भी कोटेशन आप ध्यान में रखिए कि किसका हो सकता है। जब भी परीक्षा में इस तरीके की बात आए तो तुरंत आपके दिमाग में बच्चन सिंह का नाम आना चाहिए। आगे लिख रहे हैं कि सच तो यह है कि आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय इन चार गद्य को है, सदासुख राय, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी को, और बाद में इन चारों को ही श्रेय देते हैं वो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि नवजागरण और फोर्ट विलियम कॉलेज और खड़ी बोली आंदोलन पर इसीलिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया था ताकि आपके दिमाग में तुरंत बात बैठती जाए। ठीक वैसे ही जैसे प्याज के छिलके को हम परत दर परत उसको साफ़ करते जाते हैं और उतना ही चमक उसमें दिखती है, ठीक है। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये टॉपिक आप सभी को कैसा लग रहा है। अगले पॉइंट्स में लिख रहे हैं वो कि राजा ने उस विरोधी परिस्थिति में हिंदी की रक्षा का जो प्रयास किया वह इतिहास में चिर स्मरणीय रहेगा। ये राजा किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। आज मैंने कम्युनिटी बॉक्स में एक सवाल भी पूछा था, ठीक है, सितारे हिंद किसका उपनाम है, तो बहुत सारे लोगों ने उसका सही जवाब दिया। और जितना भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ ज़रूर उसको गंभीरता से देखिए, उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पर बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि राजा ने उस विरोधी परिस्थिति में जब हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था तो हिंदी की रक्षा का जो प्रयास किया वह इतिहास में यादगार रहेगा, मतलब चिर स्मरणीय रहेगा। आगे पॉइंट्स में लिखते हैं कि लगता है शुक्ल जी ने कालचक्र नहीं देखा था, यह पुस्तक नहीं है बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। देखिए यहाँ पर वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर ही एक आरोप लगा रहे हैं, एक तरीके से उनकी कमी को बता रहे हैं। कालचक्र जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि लगता है शुक्ल जी ने कालचक्र देखा नहीं था, यह पुस्तक नहीं है बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। भारतेंदु ने हिंदी नए चाल में ढली लिखा है, न कि हिंदी नई चाल में ढली। कई बार ये जिक्र होता है वाक्य को लेकर कि हिंदी नए चाल में ढली था कि हिंदी नई चाल में ढली। चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष 1874 ईस्वी है या 1873 ईस्वी, 73 ईस्वी, इस पर भी डिबेट है। तो जब ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो ये सारे आपको प्रश्न वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि बच्चन सिंह ने इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया है कि एक साल का दिख रहा है अंतर, 1874 1873, और वाक्य कि हिंदी नए चाल में ढली कि हिंदी नई चाल में ढली, तो इसको लेकर है डिबेट है, ठीक है। अतः भारतेंदु की दृष्टि में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष ही हिंदी के नए रूप में ढलने का वर्ष है। अब हरिश्चंद्र मैगजीन कब प्रकाशित हुआ था, मतलब कि 1873 के आसपास में था। हालांकि ये इन दोनों वर्षों में मात्र 1 साल का अंतर है। तो जिस वर्ष हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ था उसी वर्ष को ही हिंदी के नए रूप में ढलने का वर्ष माना जाना चाहिए, ये बच्चन सिंह का कहना है। आगे वो लिख रहे हैं, पर राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु का मुख्य अंतर यह है कि पहला टकसाली हिंदी लिखता है तो दूसरा लोकोपयोगी हिंदी। भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखकों की भाषा में जो सजीवता, स्वच्छंदता और उमंग पाई जाती है वह पूर्ववर्ती गद्य लेखकों में नहीं मिलती है। बच्चन सिंह का ये मशहूर और महत्वपूर्ण कथन। और यहाँ पर उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु के शैली पर दोनों का तुलना किया है कि एक टकसाली हिंदी लिख रहे हैं
और दूसरा क्या है, लोकोपयोगी हिंदी। तो इस कथन को भी इम्पॉर्टेंट आप मान के चलिए, क्योंकि इनमें इस कोटेशन में दो लोगों की तुलना की जा रही है। अगला पॉइंट है कि इस समय तक गद्य इस योग्य हो चुका था कि वह जनता की चित्तवृत्तियों को नए रूप रंगों में रचनात्मक स्तर पर रूपांतरित कर सके। नाटक को छोड़कर अन्य सभी विधाएं नई थीं। हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है। देखिए, इतना दूर भी पूछा जा सकता है कि हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है, किसने माना है? सही जवाब होगा बच्चन सिंह। अगला पॉइंट है, भारतेंदु की सहानुभूति केशव के साथ थी। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों के मेल जोल से राष्ट्रीय जागरण और एकता पैदा करना चाहते थे। तो अब यहाँ पर जो केशव आया हुआ है, केशव दास नहीं है बल्कि केशव चंद्र सेन, जो कि समाज सुधारक थे। जब मैं आपको नवजागरण पढ़ा रहा था और उस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए थे वो नवजागरण के केंद्र में थे, तो उसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन इत्यादि का नाम आ रहा था, दयानंद सरस्वती, इन लोगों का। तो उनसे भी यहाँ पर तुलना की जा रही है कि भारतेंदु की सहानुभूति केशव के साथ थी। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों के मेलजोल से राष्ट्रीय जागरण और एकता पैदा करना चाहते थे। ये है बच्चन सिंह का मानना। आगे वो लिख रहे हैं कि भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के अधिक चमकदार नक्षत्र थे। देखिए, इतना दूर भी पूछा जा सकता है कि भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे। किसका मानना था? तो ये बच्चन सिंह का मानना है। संस्कृत शिक्षा के कारण उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार का परिष्कार और परिपक्वता आ गई थी, जबकि प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व में सरलता, मनमौजीपन और गंवई रंग था। तो यहाँ पर अब बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र दोनों की तुलना करते हुए डॉक्टर बच्चन सिंह ने उनको पहले तो नक्षत्र माना है और बाद में एक को संस्कृत शिक्षा से प्रभावित माना और दूसरे को, प्रताप नारायण मिश्र को, सरल, मनमौजी और गंवई रंग का माना। तो हो सकता है कि इन वाक्य को काट कर भी कथन पूछा जा सकता है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ध्यान में रखिए इसको। अगला पॉइंट है कि भट्ट ने 1872 में हिंदी प्रदीप का संपादन आरंभ किया। प्रत्येक प्रकार की कठिनाई झेलते हुए भी वे इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। पत्र के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। देखिए, ये कथन आया था आपका यूपी पीजीटी 2013 की एग्जाम में। ये कथन हुबहू उठा लिया गया था कि किस पत्र को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था, तो उसका नाम था हिंदी प्रदीप। तो इस कोटेशंस में आपके 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल भी तैयार हो रहे हैं। भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे और आर्थिक तंगी हिंदी प्रदीप को आई थी और ये 33 वर्षों तक निकलता रहा। और उसके मुख पृष्ठ पर क्या छपा था? ये वाक्य छपा था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि वे एक और व्यंग्य विनोदपूर्ण निबंध लिखते थे तो दूसरी ओर विचार प्रधान मनोवैज्ञानिक निबंध। ये कहा जा रहा है भट्ट जी के बारे में बच्चन सिंह द्वारा, जिसका कि आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल पर प्रभाव दिखाई पड़ता है, ऐसा आलोचकों का भी मानना है। ठीक है, क्योंकि भाव और मनोविकार संबंधी सबसे पहले जो निबंध लिखना शुरू किया था वो बालकृष्ण भट्ट ने, बाद में रामचंद्र शुक्ल इत्यादि ने उसका विस्तार किया। बच्चन सिंह लिखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण कि गद्य काव्य के आदि आचार्य वे ही हैं। ठीक है, तो कौन? मतलब कि बालकृष्ण भट्ट, इनको BKB भी आप बोल सकते हैं। गद्य काव्य के आदि आचार्य वे ही हैं। वे चंद्रोदय निबंध से ही गद्य काव्य का उनके चंद्रोदय निबंध से ही गद्य काव्य का समारंभ होता है। उनके व्यंग्य मिश्र जी के व्यंग्य की अपेक्षा अधिक मारक होते हैं। तो बार बार आप देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, इन दोनों से तुलना की जा रही है। किसी को कुछ बताया जा रहा है, किसी को कुछ बताया जा रहा है। तो आप अपने दिमाग में रखिए कि किसकी क्या पहचान है। मेन बात है कि हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो पहचान करना ही है। आपको रचना पहचानना है, आपको लेखक पहचानना है, आपको पंक्ति पहचानना है। ठीक है, आपको अलंकार पहचानना है, छंद पहचानना है, सब पहचानना है, बस अपने को छोड़कर। और हिंदी के प्रतियोगी छात्रों को तो मैं कई बार देखता हूँ कि इतना याद करते बेचारे अपना जन्म तिथि तक भी भूल जाते हैं, बल्कि उन लेखकों की जन्म तिथि याद रखते हैं जिनका कि कुछ बर्थडे नहीं मनाना पड़ता है। ठीक है,
बाकी अगला जो कोटेशन है कि उनमें गांव की सरलता और मस्ती थी, वे पूरे तौर पर स्वच्छंद थे, भारतेंदु के प्रति उनके मन में अत्यधिक आदर था। अब ये कोटेशन किसके बारे में कहा जा रहा है? ये प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र में गांव की सरलता और मस्ती थी, वे पूरे तौर पर स्वच्छंद थे, भारतेंदु के प्रति उनके मन में आदर था। उन्होंने आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद 2 पत्र निकाले जिनमें अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ कर पीड़ित किसानों के क्लेश का वर्णन मिलेगा, पर उनकी भाषा शैली में रईसी का अलंकार और रीति तत्व की प्रचुरता अनुप्रास तो पदे पदे मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार वे पेचेले मजबून बांधने के प्रेमी थे। तो ये भी कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये प्रताप नारायण मिश्र के बारे में है। तो इसमें कुछ जो कथन है वो बच्चन सिंह का है और एक जो आखिरी वाक्य है ये किसका है? शुक्ल जी का है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, खड़ी बोली में जो पहला हिंदी नाटक लिखा गया वह राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला है। ये मानना है बच्चन सिंह का। बाद में 1862 में अनुवाद किया गया था, लेकिन अगर खड़ी बोली में हिंदी नाटक लिखने का प्रयास किया था तो राजा लक्ष्मण ने किया था। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन यहाँ, लेकिन विलक्षण बात तब होती जब यह परिवर्तन नाटकों से न होता। भरत मुनि ने नाटक की सृष्टि के मूल लोक का दुख माना है, लोक जागरण का यह सशक्त माध्यम है। आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि अगर गद्य का परिवर्तन होता है तो वो नाटक विधा से होता है, लेकिन उसी बात को काटते हुए, आचार्य शुक्ल की बात को काटते हुए बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि लेकिन विलक्षण बात तब होती जब यह परिवर्तन नाटकों से न होता। भरत मुनि ने नाटक की सृष्टि के मूल में लोक का दुख माना है, लोक का जागरण, लोक का यह सशक्त माध्यम है। आगे वो बात कर रहे हैं भारत दुर्दशा के संदर्भ में कि यह दुखांतक न होकर सुखांतक ठहरता है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, क्योंकि जब भारत दुर्दशा पढ़ेंगे तो इसमें जो भारत भाग्य है वो आत्महत्या कर लेता है, तो कई आलोचक उसे दुखांतक मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चन सिंह थोड़ा सा अलग विचार रख रहे हैं। ठीक है, भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है, अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से प्रासंगिक है। आगे लिख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कि यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। 2 नाटकों की तुलना भी की जा रही है और दोनों को अलग अलग प्रवृत्ति का बताया जा रहा है कि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। अगला पॉइंट लिखते हैं कि भारत दुर्दशा का बिंब क्रूर, आधा क्रिस्तानी और आधा मुसलमानी हाथ में नंगी तलवार है। इस कोटेशन को भी ध्यान में रख के पूछा जा सकता है कभी। अगला पॉइंट है कि इसमें पाप पुण्य का प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तम पुरुष में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है और जैनेन्द्र और अज्ञे के उपन्यासों का अग्रज है। यह एक ब्रजनंदन सहाय द्वारा लिखा गया उपन्यास जिसका नाम है सौंदर्योपासक, उसकी चर्चा करते हुए लिख रहे हैं कि ये जो उपन्यास है एक तरह से जैनेन्द्र और अज्ञे के उपन्यासों का क्या है? अग्रज है। ठीक है, तो कई बार कोटेशन जो होते हैं चमत्कृत करने वाले वही परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अग्रज शब्द से यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है इसको। अगला कोटेशन है कि प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है। ये परीक्षा गुरु पर जब चर्चा करते हुए बच्चन सिंह लिखते हैं तब ये कि वाक्य वहाँ पर लिखते हैं कि परीक्षा गुरु के संदर्भ में लिखते हुए लिखते हैं कि प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यहीं से निकलती है। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला जो पॉइंट है कि यूँ सैद्धांतिक आलोचना के नाम पर भारतेंदु ने नाटक पर एक निबंध लिखा था और प्रेम घन्ने बाणभट्ट पर एक भावुकतापूर्ण प्रशस्तिमूलक लेख, किंतु वास्तविक आलोचना का समारंभ बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से ही होता है। मतलब ध्यान में रखिए, वास्तविक आलोचना की जो शुरुआत है वो बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से। इसको इम्पोर्टेंट करके आप नोट कर सकते हैं। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चन सिंह के अनुसार।
और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना पुस्तक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं कि पहले आलोचना कहाँ से शुरू होती है, तो बालकृष्ण भट्ट से, पहले आलोचक बालकृष्ण भट्ट और पहली आलोचनात्मक किताब संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं कि भट्ट जी का दृष्टिकोण आधुनिक है तो प्रेम घन का पुरातन और पीटा हुआ। अब इसमें प्रेम घन कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, उनकी तुलना भट्ट जी से हो रही है। अभी तक पहले प्रताप नारायण मिश्र से हो रही थी, लेकिन अब प्रेम घन से हो रही है कि भट्ट जी का दृष्टिकोण आधुनिक है तो प्रेम घन का पुरातन और पीटा हुआ है, ये बच्चन सिंह का कहना है। अगला पॉइंट है कि यदि भारतेंदु की लोकोक्तियाँ ऊंची दुकान की फीकी मिठाई, हाय सखी इन हाथन सो अपने पग आप कुठार में दोनों ठाकुर की याद दिलाती हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं भारतेंदु की, मिश्र की श्रृंगारिक कविताओं में कुछ समस्या पूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति भी एक प्रवृत्ति के रूप में उभर कर सामने आई थी और भारतेंदु युग के निबंधों को हसमुख गद्य निबंध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हसमुख गद्य इस कालखंड में लिखे जा रहे थे तो वो भारतेंदु युग होगा, ये भी आंसर आप दिमाग में रखिए। अगला बिंदु है कि फिर भी उनकी दृष्टि समसामयिक विषयों पर अधिक जमी, एक प्रकार से वे भारतेंदु के अनुकर्ता थे। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो ये कोटेशन था। अगला तो कुल मिलाजुलाकर हमने भारतेंदु युग और उनके मंडल के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह के जो महत्वपूर्ण कथन थे उन पर चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और ये लेक्चर समझ में भी आया होगा। इस लेक्चर में हमने कविता, उपन्यास, नाटक और अन्य गद्य विधाओं पर चर्चा की जो कि उस समय लिखी जा रही थी। उसके संदर्भ में जो भी डॉक्टर बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन थे उनको कलेक्ट करने की कोशिश की। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।